हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्जाम्स अब हमारे पास ही आ चुके हैं, तो उनकी तैयारी में लगना जरूरी है अब उनको। 9th क्लास के लिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने पिछली क्लास में वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसका कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। वर्क के बारे में हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एनर्जी वाले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, वर्क वाला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि वर्क के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि वर्क जब भी किसी चीज के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी जरूरी है। पहली बात तो ये कि जिस भी चीज के ऊपर वर्क हो रहा है उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड होगा। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ये कि फोर्स अप्लाई करने पर उस वस्तु में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ये हमने पढ़ लिया था वर्क के लिए। तो साथ ही साथ हमने इसके लिए निकाल लिया था W बराबर F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट भी हमने निकाल ली थी जो कि थी जूल या न्यूटन इंटू मीटर। तो याद होगा आप लोगों को, ये सब हमने पढ़ लिया था। पिछली क्लास का हमने टॉपिक लगभग रिवाइज कर लिया है। तो चलिए अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। और ये जो वर्क और एनर्जी वाला टॉपिक है, हाँ, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क क्या होते हैं, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। आपने अगर अपनी बुक देखी होगी तो उसके लास्ट में जो एक्सरसाइज शीट है उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कितने डिग्री का एंगल बनने पर कौन से क्वेश्चन, कहाँ पर तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। अगर नहीं किया है तो आप आज अपना ये जो चैप्टर है इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें क्वेश्चन चेक कीजिएगा, दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए, और नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क भी हमने पढ़ लिया था कि 0 डिग्री का एंगल बनता है तब तो कौन सा वर्क होता है, और 180 डिग्री का बनता है तो कौन सा वर्क होता है। चलिए, तो अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। वर्क टॉपिक जब हमने पढ़ लिया तो अब एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए कि मान लीजिए हमने पढ़ा कि W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, ठीक है। F जो है इसको हम M इंटू G भी लिखते हैं, ठीक है। M यहाँ पर मास है और G यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वस्तु पर वो ग्रेविटेशन भी तो लगा रहा है फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशन भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि मैं कह रही हूं कि कोई व्यक्ति है, वो 20 किलो का वेट अपने सिर पर लेकर खड़ा है और उस व्यक्ति की लंबाई जो है वो हम मान लेते हैं कि कितनी है, 2.5 मीटर के लगभग है, 2-2.5 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि हमारे पास फोर्स नहीं है, यहाँ हमारे पास M दिया हुआ है और ये जो G है इसकी वैल्यू हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, F इंटू एस है तो M इंटू G इंटू एस हो जाएगा W के लिए। तो देखिए, M मास कितना है 20, G की वैल्यू 10 और S की वैल्यू कितनी दे रखी, डिस्प्लेसमेंट कितना है जमीन से 2.5 मीटर ऊपर। तो मल्टीप्लाई कर दें, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 मल्टीप्लाइड बाई 25/10 कर लेते हैं इसको, 500 न्यूटन मीटर या फिर 500 जूल। तो ये तो बात हुई वर्क और एनर्जी, वर्क से जुड़े हुए क्वेश्चन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन टॉपिक है चैप्टर का उसकी तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी की बात करें अगर, चलिए अब एनर्जी क्या है तो कुछ एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कोई भी हम काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम खुद को ही देख लें कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हर काम जो हमारी बॉडी कर रही है, सांस, इवन भाई कोई बड़ा वजन उठा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ शरीर के अंदर हमारी इतनी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तीसरी बात ये कि
पलक झपकाने में, सांस तक लेने में भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ये सारी एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो ये सारी एनर्जी हमें खाने से मिलती है। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। अब और चीजों की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि दीवार में हमें कील ठोकनी है, तो कील को दीवार पर रखा, हैमर से ठोकेंगे तो हैमर से ठोकने पर कील दीवार के अंदर चली जाती है। ठीक, चाबी है, चाबी वाला कोई खिलौना है, छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, चाबी भरते हैं उनमें और जैसे जमीन पर रखते हैं वो चलने लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी होती है वो करने लग जाते हैं। तो जब हमने चाबी भरी यानी उसके अंदर एनर्जी हमने स्टोर कर दी और जैसे उसे छोड़ा वैसे वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसकी गतिविधि थी, क्रिएट एक्टिविटी थी, उसको कंप्लीट करने लग गया। यानी कि और देखिए, जैसे कि एक बॉल पड़ी हुई है जमीन पर, ठीक है, हमने एक हमारे पैर से किसी बॉल से ठोकर मारी, एक बॉल को ठोकर मारी, आगे एक और बॉल है जो कि रुकी हुई है, और होगा क्या कि जो बॉल मूवेबल है, गतिमान है, वो बॉल जब उस स्टेबल बॉल से टकराती है तो दोनों मूवमेंट करने लग जाती हैं, और जो पहले से गति कर रही थी बॉल वो तो थोड़ी देर में रुक जाती है और वो बॉल आगे तक गति करती रहती है। यानी कि यहाँ पर इन सभी कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। साथ ही साथ हमने एक चीज और क्या देखी कि वो वस्तु जो काम कर रही है उसकी एनर्जी तो हो जाती है कम, और जिस वस्तु पर काम किया जाता है उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म एक्टिविटी और वर्क लूजेज एनर्जी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि काम करता है उसकी तो एनर्जी कम हो जाती है, और ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है गेन्स एनर्जी। तो जैसे हैमर से हम कील को दीवार में ठोक रहे हैं तो हैमर काम कर रहा है, हैमर की एनर्जी तो हो जाती है कम, स्टेबल हो जाता है, और वो एनर्जी किसके अंदर चली जाती है? उस नेल या कील के अंदर, जिसकी वजह से वो नेल जो है वो दीवार के अंदर चली जाती है और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो बात हुई एनर्जी की। एनर्जी जो है, अब हमें एनर्जी मिलती कैसे है? तो एनर्जी की अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोली जाए तो कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कि जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक हम किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कैपेसिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। या हम क्या कहें, किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता एनर्जी यानी ऊर्जा कहलाती है। तो ये तो बात हुई एनर्जी की नॉर्मल डेफिनेशन की। अब ये एनर्जी होती कितनी तरह की है इसके बारे में हम पढ़े, तो देखिए एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक नोट करें, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी के प्रकार। पहली है काइनेटिक एनर्जी, या जिसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। दूसरी है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। या इसे हिंदी में कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। अब दोनों में अंतर है, और साथ ही साथ ये कि यही दो फॉर्म्स है एनर्जी की कि या तो कोई चीज स्टेबल है और या मूवेबल है। तो जो वस्तु स्थिर है या रुकी हुई है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी।
और वो वस्तु जो मूवमेंट कर रही है, मूवेबल है, मूवमेंट की कंडीशन में है, गति कर रही है, उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाएगी उसे कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर इनके हम एग्जांपल्स की बात करें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम ले सकते हैं लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट मूव करती रहती है, हम देखते हैं कि हीट मूव क्यों करती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जब भी किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। जैसे कि पानी, ठंडे पानी में चीनी को घोलते हैं तो नहीं घुलती, और उसी चीनी को हम जब गर्म पानी में डाल देते हैं तो वो घुल जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है पानी के वो गर्म है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट जल्दी होगा और चीनी जल्दी घुल जाएगी। इसीलिए ठंडे पानी की जगह गर्म पानी में चीनी को घोलना ज्यादा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो केमिकल एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशन एनर्जी हो गई, ये एग्जांपल हो गए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि रुका हुआ पानी, बांध में भरा हुआ, टैंक में भरा हुआ पानी, उसके अंदर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखिए कि तीन हम पत्थर ले लेते हैं या कोई लोहे के गोले ले लेते हैं, मान लीजिए सेम नाप के ले लेते हैं या सेम वजन के, मान लीजिए 500 ग्राम के ले लेते हैं हम। ठीक है, नीचे गीली मिट्टी है और क्या करते हैं हम कि तीन कंडीशंस रख लेते हैं या एक ही गोला ले लेते हैं। मान लीजिए एक को हम 1 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं। कहां पर? उस गीली मिट्टी के अंदर। क्या होगा कि 1 मीटर की ऊंचाई से जब हम गिराएंगे तो वो गिरेगा और गीली मिट्टी के अंदर गड्ढा बन जाएगा। ठीक, अब इसी गोले को, लोहे के गोले को 1 मीटर की जगह हम 10 मीटर से गिराते हैं। सेम कंडीशन होगी कि जमीन में गड्ढा बन जाएगा, लेकिन होगा क्या, गड्ढा जो होगा इस वाले गड्ढे की तुलना में ज्यादा गहरा होगा। क्लियर है? और अब इसी जो लोहे का गोला है या पत्थर है 500 ग्राम का, इसको हम 1-2 मंजिल ऊपर चले जाते हैं छत पर और वहां से इसी गीली मिट्टी में गिराते हैं, तो क्या होगा, वो जो गड्ढे की गहराई है वो तीसरी कंडीशन में और भी ज्यादा गहरा गड्ढा बनेगा। अभी यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 1 मीटर की ऊंचाई से जब हम गिरा रहे हैं, ठीक है, तो गड्ढा कम गहरा बनने का रीजन क्या है? वजन तो सेम है, लेकिन गड्ढा कम गहरा बनने का रीजन क्या है? रीजन क्या है? देखिए कि यहां से यहां तक जब ये आ रहा है तो इसको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, स्पीड कम है इसकी, यानी कि गति कर तो रहा है लेकिन ज्यादा तेज गति नहीं है। ज्यादा तेज गति से कब ये आ रहा है? जब इसे दूसरी या तीसरी या पहली मंजिल से गिराया जा रहा है, उस समय जब ये आ रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है खुद के वजन और साथ ही साथ ग्रेविटेशन की वजह से। दूरी ज्यादा होने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और एक एग्जांपल देखें, जैसे हम गाड़ी कम स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी हम कम स्पीड से चला रहे हैं और मान लीजिए कि किसी व्हीकल से हम टकरा भी जाते हैं किसी रीजन से, या मान लीजिए आगे हमें किसी ने हॉर्न नहीं दिया और उसकी गाड़ी भी कम स्पीड से आ रही है, हमारी गाड़ी भी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, तो चोट ना तो उसे ज्यादा लगेगी ना ही हमें। लेकिन उसी कंडीशन में अगर मान लीजिए सामने वाला गाड़ी वाला भी बहुत तेज स्पीड से आ रहा है और हम भी तेज स्पीड से आ रहे हैं, तो चोट लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है? दोनों की स्पीड तेज है। तो ये तो बात हुई काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें। तो देखिए, बहती हुई हवा, नॉर्मल हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हवा तेज बह रही है और उस हवा के अंदर अगर हम चले जाएं तो हमें भी कई बार ऐसा लगता है, जब तेज हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि हवा हमें पुश करेगी। बहता हुआ पानी, ठीक है, नॉर्मल पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बारिश के दिनों में पानी तेज बहता है तो आप देखेंगे कि उस पानी के अंदर बड़े बड़े जानवर भी बहकर, व्हीकल्स तक बहकर चले जाते हैं और कंट्रोल कर पाना उसे पॉसिबल नहीं होता है। विंड में है ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
पतंग उड़ जाती है, कपड़े उड़कर चले जाते हैं, ये विंड की काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। पानी के अंदर ये एनर्जी है ही। पत्थर अगर कहीं से गिर रहा है, रोलिंग करता हुआ आ रहा है, तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर वो वस्तु जो मूवमेंट में है, यानी कि जो गति कर रही है, उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाएगी वो पाई जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके कारण है? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी या सिंपल टर्म्स में हम कहें तो उसकी स्पीड के कारण ये एनर्जी उसके अंदर अवेलेबल होती है। अब हम देखें कि इस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ना, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है उसके बारे में हम बात करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक सर्टेन फोर्स F लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट यानी कि S दूरी तक वो चला जाता है। S दूरी तक जब वो चला जाता है तो उस पर किया गया काम जो है वो हमें पता है वो किसके बराबर है? F मल्टीप्लाइड बाय S, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पर जो काम किया गया वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये हम डिनोट करते हैं U से या V से। U जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी और V जो है इसे कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरू में जो उसकी स्पीड है, और अप टू अ सर्टेन लिमिट मतलब पहुंचने के बाद जो फाइनली जो स्पीड वो ऑब्जेक्ट पकड़ लेता है उसे कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए कि हमने जो गति के नियम पढ़ रखे हैं, गति के 3 नियम है ना, जिनको हमने पढ़ रखा है। तो वो जो गति के नियम हैं उनके अंदर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जो है उससे जुड़ा हुआ, डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ जो फॉर्मूला है हमारे काम का, वो है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। अब ये फॉर्मूला हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। देखिए v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ हमारे पास s है ना, यहां से अगर हम s की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगी? v² माइनस u² अपॉन 2a, यही होगी। अब देखिए w बराबर क्या है? f इंटू एस। और अभी जब हमने न्यूमेरिकल क्लास के स्टार्ट में शुरू किया था तो आपको याद हो तो मैंने लिखा था f इज इक्वल्स टू m इंटू जी। जी यहाँ पर ग्रेविटेशन के लिए आया था। अब ये जो g है ये ग्रेविटेशन के लिए है, और हम f को क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए लिख सकते हैं। ये एसिलेरेशन, ये ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन, ग्रेविटेशन के टर्म्स में, या फिर इसको हम ए या एसिलेरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि F बराबर क्या है? m इंटू ए। क्लियर है? मतलब अब ये जो फॉर्मूला है हमारा वर्क, इसमें हम इस वैल्यू को, s की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं बाय पुटिंग the value of A in formula। कौन सा फॉर्मूला? W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय S। आप देखिए यहां से F जो है, ठीक है, बराबर क्या है? M मल्टीप्लाइड बाय A और मल्टीप्लाइड बाय, ये F की जगह तो M इंटू ए लिख दिया हमने, और S ये रहा। क्लियर? अब देखिए M एज इट इज लिख दिया मैंने, A एज इट इज लिख दिया मैंने, और S की जगह मैंने लिख दिया v² माइनस u² अपॉन 2a। A से A कैंसिल हो गया। ठीक, और 2 अकेला रह गया तो इसको हम 1/2 लिख देते हैं। m बच गया हमारे पास, और लिख दिया v² माइनस u²। बन गया फॉर्मूला। और देखिए यहां पर आगे देखिए, अब ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला। लेकिन अब यहां पर एक चीज और है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है
जो ऑब्जेक्ट है जब यह इनिशियल पोजीशन से मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है तो उस स्थिति में u की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया तो इनिशियल मूवमेंट तो हो गया 0 और वेलोसिटी ये पकड़ लेगा, कोई ना कोई स्पीड इसके पास आ जाएगी। तो उस कंडीशन में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब इस u की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन है हमारे पास 1/2 mv² माइनस u² की जगह हमने लिख दिया 0 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। और जो भी हम निकाल रहे थे वर्क, वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 mv², या इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। k जो है ये काइनेटिक एनर्जी के लिए साइन है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी जो हो गई, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी कौन सी वाली k यानी काइनेटिक या गतिज ऊर्जा, तो ये हो गया हाफ mv², m इंटू v इंटू v जो है इसकी वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कोई हम क्वेश्चन ले लें कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास या भार जो है वो तो है 20 kg और जो उसकी वेलोसिटी है वो मान लीजिए है 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रहा है। तो बताइए कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, या इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है। इस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करें तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 mv², इसको मैं रब कर देती हूँ, हाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 mv², 1/2 m कितना है 20 v² का मतलब कि वेलोसिटी जो है उसे हमें 2 बार लिखना है। वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार। ये हो गया 2 2 4, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 8 और 28 जो हो गया 100 और 160 और एनर्जी है तो जो एनर्जी वर्क के जो यूनिट वर्क के लिए है वो ही यूनिट हम एनर्जी के लिए काम में लेंगे, और ये हो जाएगा 160 जूल। ये जो है डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें आनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इजीली अंडरस्टूड होगी या समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए अगली जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी या इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। सेकेंड टाइप है इसका पोटेंशियल एनर्जी, या इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उपलब्ध है उसे क्या कहा जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम बात करें कि बांध के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, टैंक के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, तो देखिए कि जब पानी ज्यादा भरा हुआ है तो वो स्पीड से आता है ना, और जब पानी कम होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कैसी हो जाती है कम हो जाती है, मात्रा कम होने पर एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे पत्थर है रखा हुआ है तो उससे कोई चोट नहीं लग रही है, लेकिन उसी पत्थर को जब हमने फेंका तो क्या हुआ, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और उससे हमें चोट लग जाएगी। या फिर क्या होगा कि वो अगर कहीं पत्थर रखा हुआ है तो चलते चलते अगर हमारे उस पत्थर से लग जाएगी या हमारा पैर उस पत्थर पर लग जाएगा तो भी हमें चोट लग जाएगी। रबर बैंड है जैसे, तो उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी थी, स्ट्रेच करने पर एनर्जी जो है वो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो स्ट्रेच करने पर रहेगी, और छोड़ते ही दोबारा वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तो बात हुई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करें, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को हम निकालें तो ये देखिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसको हम h ऊंचाई तक ले जाते हैं और यहां रख देते हैं।
इसका जो मास है वो m हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, किसको ले जा रहे हैं हम, m को कहां तक ले जा रहे हैं, h ऊंचाई तक, और यहां से यहां तक ले जाने के अंदर जो ग्रेविटेशन के द्वारा किया गया काम है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या g की वैल्यू के बराबर होगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगी mgh। तो दोनों हमने जान लिए। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि चाहे इसको ले जाने का रास्ता कोई भी हो, एनर्जी की वैल्यू दोनों ही कंडीशंस में बराबर आएगी। जैसे कि ये कोई चीज है, इसका वेट m था, इसको मैं h ऊंचाई तक ले जाती हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसकी वैल्यू g, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है mg और h। ठीक है, उसी जगह अगर यही m आकार की जो वस्तु है इसको मैं ले जाती हूँ, ठीक है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे जाके, और ये ऊंचाई इतनी रहती है लेकिन रास्ता मेरा बदल जाता है, h ऊंचाई तक वही g, तो ले जाए गए रास्ते पर पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। वैल्यू इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में ही सेम आएगी, क्योंकि हाइट और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, मास इसका सेम रहेगा, तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर वैल्यू सेम आएगी। ले जाए गए जो पाथ है उस पर वैल्यू डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हमने ये जाना मेनली कि जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कब है, जब वो मूवेबल कंडीशन के अंदर है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो कि उसकी स्थिति के कारण उसमें उपस्थित होती है। जैसे कि गाड़ी, कोई बच्चे की खिलौना गाड़ी है, उसमें हम चाबी भर रहे हैं, तो जब हम चाबी भर रहे हैं तब वो मूवमेंट नहीं कर रही है, वो हमने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी दे दी, और जैसे हमने उसे छोड़ा वो चलने लगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने पढ़ा कि वर्क जो है उससे हमने उसका फॉर्मूला निकाला मोशन वाले फॉर्मूले से, और वैल्यू निकाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्थिति के कारण एनर्जी को बताता है, उसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल दी, दैट इज इक्वल्स टू mg और h। चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, एक क्लास और होगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, टॉपिक को समझने में मदद करेगी। इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।